तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। पिछली कक्षा में हमने अंग्रेज़ों द्वारा कैसे मैसूर पर विजय प्राप्त की गई थी उसको पढ़ा था और आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर शिवाजी के बाद क्या परिस्थितियाँ हुई और उन परिस्थितियों के बाद कैसे अंग्रेज़ों ने मराठा साम्राज्य पर अपना नियंत्रण किया, इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम प्रमुख मराठा पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ का बाजीराव माधवराव। ठीक है, और आंग्ल मराठा युद्ध, जितने भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे वो भी हम इसमें कवर करेंगे। मराठों का प्रशासन, चौथ, सरदेश मुखी और ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें जो होंगी वो हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ शब्दावली पता होनी चाहिए। उसमें प्रमुख हैं छत्रपति, जिसको राजा कहते थे, मतलब राजा को मराठा प्रशासन में छत्रपति कहा जाता था और प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ठीक है, यहीं से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और एक बात आपको याद दिला दूं कि जो पिछला एक टॉपिक था बंगाल विजय में मैंने अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मुर्शिद कुली खां का पुत्र अलीवर्दी खां नहीं था। ठीक, मैंने उसमें गलती से ये बता दिया कि मुर्शिद कुली खां का पुत्र अलीवर्दी खां बाद में नवाब बनता है, तो यहाँ आप इसको करेक्ट कर लेना कि मुर्शिद कुली खां का पुत्र अलीवर्दी खां नहीं था, बल्कि ये तख्ता पलट करके शासक बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिवाजी के बाद मराठा राज्य किन परिस्थितियों में था, तो शिवाजी का जो टाइम है वो 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक है। ठीक है, इनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था संभाजी और छोटे पुत्र का नाम राजा राम था। तो जाहिर सी बात है, बड़े पुत्र संभाजी महाराज बने छत्रपति वहाँ के, और 1680 से 89 तक ये मराठों में छत्रपति बने रहे। लेकिन मुग़लों से लगातार संघर्ष के कारण ये इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके पुत्र को बंधक बना लेते हैं मुग़ल, मतलब शाहू महाराज जो थे, इनके पुत्र का नाम था शाहू, ये मुग़लों की कैद में हो जाते हैं। अब शासन की जिम्मेदारी छोटे पुत्र राजा राम के हाथों आ जाती है, क्योंकि संभाजी एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, और ये मुग़लों की कैद में थे, तो राजा राम शासन संभालते हैं। 1689 से लेकर सन 1700 ईस्वी तक इनका टाइम है। लेकिन राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम की मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, ठीक है, ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया और अपने पुत्र राजाराम द्वितीय को छत्रपति बनाया और इसकी संरक्षक की भूमिका निभाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1707 में होता क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह फर्स्ट शासक बनता है मुग़लों का, मतलब मुग़ल सम्राट बनता है। वो शाहू को रिहा कर देता है। शाहू रिहा होकर जब जाते हैं तो मराठों में जो ताराबाई नेतृत्व कर रही थी, उनसे ये अपना साम्राज्य मांगते हैं कि आप मराठा प्रशासन की बागडोर मेरे हाथों में सौंप दीजिए। लेकिन ताराबाई ने यह करने से मना कर दिया और इस बीच युद्ध छिड़ गया ताराबाई और शाहू के बीच में, जिसमें शाहू विजयी हुए और सेना के महत्वपूर्ण सैनिक जो थे वो शाहू के पक्ष में ही थे, क्योंकि जो राजा बनने का अधिकार था वो शाहू के पक्ष में ज़्यादा जा रहा था। छत्रपति शाहू जी बन जाते हैं अब, जिनका शासनकाल है 1707 से लेकर 1749 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने एक पेशवा नियुक्त किया। पेशवा किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को। मराठा प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। इन्होंने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया और इस बालाजी विश्वनाथ का टाइम था 1713 से 1720 ईस्वी तक। ये बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था और शक्तिशाली था। इसने मराठा साम्राज्य का विस्तार बहुत किया और बहुत उसको मजबूत बनाने में सहायता की। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली में मुग़लों की राजनीति में हस्तक्षेप किया, मतलब मुग़लों की राजनीति में जो हस्तक्षेप स्टार्ट हुआ वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के टाइम से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। यहाँ पर मुग़ल जो थे, मुग़लों से इन लोगों ने दक्कन से चौथ वसूल करने की मान्यता
प्राप्त कर ली। मतलब दक्कन के जो एरिया थे वहाँ से ये चौथ वसूल सकते थे। चौथ किसे कहते हैं इसे आगे हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन यहाँ आपको बता दूँ कि ये आक्रमण से सुरक्षा के बदले का था। मतलब ये अपने पड़ोसियों पर आक्रमण ना करें, इसके लिए उनसे ये कर के रूप में चौथ लेते थे। ठीक है। मराठा सरदारों को चौथ वसूलने का अधिकार किसने दिया? पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने। इसके बाद पेशवा जो बनता है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक पेशवा बनते हैं। इन्होंने एक पंक्ति कही थी कि मराठा झंडा कटक से अटक तक फहराया जाएगा और कृष्णा नदी से सिंधु तक मराठा साम्राज्य का विस्तार होगा। ये इन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा था। ठीक है। ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति का शिवाजी के बाद सबसे अधिक जानकार जो कौन था? पेशवा बाजीराव प्रथम। ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का गुरिल्ला युद्ध पद्धति का शिवाजी के पश्चात सर्वाधिक जानकार कौन था? तो वो था बाजीराव प्रथम। इसने 36 साल जो कि बुंदेलखंड के राजा थे उनकी मदद की और वहीं से मस्तानी नामक एक कन्या से इन्होंने विवाह किया। पेशवा बाजीराव प्रथम के बाद पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव, जिनको हम नाना साहब भी कहते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1740 से लेकर 1761 तक। इनके टाइम पर जो छत्रपति साहू थे, छत्रपति आपको याद होगा जो राजा था, शाहू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पेशवा बालाजी बाजीराव राजाराम द्वितीय को फिर से छत्रपति नियुक्त करता है और उसके साथ में संगोला की संधि की जाती है। संगोला की संधि किस किस के बीच में हुई? पेशवा बालाजी बाजीराव और छत्रपति राजाराम द्वितीय के बीच में। ठीक है। पेशवा बालाजी बाजीराव ने इस संगोला की संधि के माध्यम से जो छत्रपति के जितने भी अधिकार थे वो सब पेशवा में निहित कर दिए, मतलब खुद में शामिल कर लिए। ठीक है। इसी के टाइम पर ये जो पेशवा है नाना साहब या बालाजी बाजीराव, इसके टाइम पर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तरफ मराठे होते हैं, दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दावली होता है। ठीक है। मराठों का नेतृत्व विश्वासराव जो कि इसका पुत्र था पेशवा बालाजी बाजीराव का, कम उम्र का था लेकिन फिर भी ये युद्ध में गया था। लेकिन जो मराठा सेना का इस युद्ध में जो नेतृत्व कर रहा था वो था सदाशिवराव भाऊ। इसके पास में वास्तविक शक्ति थी। ये इस जो पेशवा का भाई था और ये पेशवा का पुत्र था। इन दोनों की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है और अहमद शाह अब्दावली विजयी हो जाता है। पेशवा भी इस दुख को सह नहीं कर पाता और वो भी कुछ समय बाद 1761 में मर जाता है। ठीक है। इस युद्ध में एक सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आई कि मराठों की कमजोरी उजागर हुई अंग्रेजों के सामने। अंग्रेज़ भारत का शासक बनने का जो रास्ता था अंग्रेज़ों का वो साफ हो गया। ठीक है। इसके बाद जो पेशवा बनता है वो माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम 1761 से 72 के बीच में इसका कार्यकाल है। ठीक है। ये एक योग्य पेशवा था और जो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जो मराठा शक्ति छीड़ हो गई थी, जो असंगठित हो चुकी थी, उसको पुनः संगठित किया। लेकिन सबसे बड़ा सदमा तब लगता है कि जब इस पेशवा की माधवराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद पेशवा बनता है नारायण राव। ठीक है। नारायण राव का टाइम है 1772 से लेकर 1773 तक। लेकिन इसकी हत्या रघुनाथ राव ने कर दी क्योंकि ये पेशवा बनना चाह रहा था, इसके फैमिली मेम्बर में से ही था। इसने इसकी हत्या कर दी, लेकिन हत्या के बाद भी ये पेशवा नहीं बन पाया। उसके बाद पेशवा माधवराव द्वितीय बना। कौन बना? माधवराव द्वितीय बना था, जो किसका पुत्र था? पेशवा नारायण राव का। ठीक है। नारायण राव का अल्पवयस्क पुत्र था। ठीक। ये पेशवा बनता है 1774 से 95 तक इसका टाइम पीरियड है। और इसी के टाइम पर आंग्ल मराठा युद्ध होता है। वो क्यों होता है भी बताऊंगा मैं। देखिए, ये अल्पवयस्क था इसलिए इसकी देखरेख के लिए 12 भाई परिषद का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख जो था नाना फडणवीस। कौन थे? नाना फडणवीस। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्यों होता है? इसका कारण ये था कि रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, नारायण राव की, लेकिन फिर भी पेशवा नहीं बना और उसकी जगह माधवराव द्वितीय को बना दिया गया। तो इसने अंग्रेज़ों की शरण ली और अंग्रेज़ों के पास जाकर इसने वहाँ सूरत की संधि कर ली। अंग्रेज़ों से सूरत की संधि करने के पश्चात अंग्रेज़ों ने इसको
वायदा किया कि हम आपको पेशवा बनाने में मदद करेंगे, और ये संधि हो जाती है। लेकिन मराठों को इस संधि का बहुत बुरा लगा, क्योंकि मराठों ने कहा ये हमारे आंतरिक मामलों में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप है, और इसीलिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसका टाइम है 1775 से 82। ठीक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वॉरेन हेस्टिंग्स था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ पराजित होते हैं बहुत बुरी तरह। मराठों ने इनको पराजित कर दिया, अंग्रेज़ों को मुंह की खा के भागना पड़ा। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया। मतलब ये उसको पेशवा नहीं मान रहे थे, बल्कि जो रघुनाथ राव था इसको पेशवा बनाने की कह रहे थे। लेकिन जब इनकी हार हो गई तो उन्होंने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया। ठीक, इसमें जो संधि होती है वो होती है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि महादजी सिंधिया के प्रयासों से होती है। ठीक है, ये एक मराठा सरदार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब माधवराव द्वितीय के बाद आते हैं बाजीराव द्वितीय। इनका जो कार्यकाल था 1795 से लेकर 1818 तक। इन्होंने क्या किया कि मराठा नेता जो था होलकर, मतलब मराठों में सरदार थे काफ़ी बड़े बड़े, उनमें से एक था होलकर। होलकर के भाई की हत्या इस पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कर दी। ठीक है, तो होलकर ने इन पेशवा पर हमला कर दिया, पूना पर हमला कर दिया। लेकिन ये डर के मारे पेशवा बाजीराव द्वितीय कहाँ भाग गया? अंग्रेज़ों की शरण में, और वेलेजली से मिलकर सहायक संधि कर ली। मतलब सहायक संधि आगे हम पढ़ेंगे। तो सहायक संधि कर ली तो इन्होंने कहा इसको सहायता देना स्टार्ट कर दिया। किसको? पेशवा को। पेशवा बाजीराव द्वितीय को सहायता देने की बात की, कुछ सैन्य सहायता देने की बात की। ठीक है, सहायक संधि में। और सहायक संधि में ब्रिटिश रेजिडेंट इस पूना में जाकर रहेगा। मराठों के जो पेशवा रहता है वहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात किया जाएगा इस संधि के तहत। तो लेकिन ये मराठों के लिए अपमान का घूंट पीने के समान थी। जो भी अन्य मराठा थे उन्हें इस बात का बुरा लगा, तो उन्होंने युद्ध स्टार्ट कर दिया। 1803 से लेकर 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता है। द्वितीय आंग्ल मराठा के टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो था वेलेजली, और इसमें मराठा सरदार परास्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मराठा सरदार परास्त हो जाते हैं और इनसे अलग अलग संधियाँ की जाती हैं। इन संधियों में भोंसले से जो की जाती है वो देवगांव की संधि। ठीक है, सिंधिया के साथ में सुरजी अर्जन गांव की संधि की जाती है, और होलकर के साथ में राजपुर घाट की संधि। ठीक है, इन संधियों को आप ध्यान में रखें। देखिए ये जो मैंने PDF बनाया, जो एडिट किया, ये पहले से लिख के रखा है, जिससे कि वीडियो जो है काफ़ी लंबा ना हो। ठीक है, आप इनको ध्यान से दोबारा से वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको ये दोबारा याद में आ जाए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, और इसका जो टाइम है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का 1818 है। यह युद्ध हुआ क्यों? ठीक है, अंग्रेज जो थे पिंडारियों का दमन कर रहे थे। दरअसल पिंडारी एक समुदाय था जो कि पहले मराठा साम्राज्य में ही सैनिक सेवाएं देता था, लेकिन जब वहाँ से हट गया वो, तो अब लूटपाट करके अपना जीवन यापन कर रहा था। जिससे लूटपाट से क्या हो रहा था कि अंग्रेज़ जो व्यापार कर रहे थे उनको व्यापारिक मार्ग में परेशानी आ रही थी, इसलिए उन्होंने इनको खदेड़ना शुरू किया। तो ये भागकर पहुंच गए मराठों के पास में। ठीक है, मराठों से इन्होंने शरण मांगी। अब अंग्रेज़ और मराठा एक दूसरे से आमने सामने आ गए, और इसमें होता क्या है कि मराठा पूर्णतः पराजित हो जाते हैं अंग्रेज़ों के हाथों, और अंग्रेज़ इनसे करते हैं पूना की संधि। ठीक है, पूना की संधि की जाती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, जिसमें पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। और पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय। इनको कानपुर भेज दिया जाता है पेंशन देकर। बिठूर, कानपुर में एक जगह है बिठूर, जहाँ पर पेंशन देकर भेज दिया जाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं, हमने तीनों आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ लिए। ठीक है, मराठाओं में जो प्रमुख पेशवा थे उनको भी पढ़ लिया। अब हम इनका प्रशासन देखते हैं। तो प्रशासन में देखिए, ये है केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, जहाँ से छत्रपति और पेशवा, छत्रपति राजा और पेशवा प्रधानमंत्री होता था। जो प्रांतीय स्टेट का जो वो था प्रशासन, उसमें सर सूबेदार, उससे नीचे मामलदार, फिर देशमुख, फिर हवलदार। ये सीरीज़ आपसे पूछ ली जाएगी, डायरेक्ट क्रम भी पूछ लिया जाता है कि मराठा प्रशासन के प्रांतीय प्रशासन का क्रम निर्धारित कीजिए।
इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में सबसे ऊपर जो होते थे पटेल, फिर उसके नीचे कुलकर्णी, फिर चौगुले, और सबसे नीचे जो होते थे 12 अलूटे बलूटे। ठीक है, शिवाजी के टाइम पर जो प्रशासन था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे, तो देखिए पेशवा प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, सरे नौबत जो सेनापति होता था, अमात्य राज्य मंत्री को, वाक्यानबीस ये इम्पोर्टेंट है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, और चिटनिस डाक विभाग। ठीक, सुमंत जो होते थे विदेश मंत्री जिनको कहा जाता था, पंडित राव धार्मिक मंत्री, और न्यायाधीश न्याय मंत्री। आगे देखते हैं इस टॉपिक में। देखिए मराठों का जो साम्राज्य था उसमें एक था स्वराज्य क्षेत्र, ठीक, जहाँ पर सरदारों के डायरेक्ट कंट्रोल में वो एरिया था, और बाकी थे पड़ोसी राज्य। ठीक है, तो जो स्वराज्य क्षेत्र था उससे ये लोग सरदेशमुखी नामक कर लेते थे। ठीक है, और पड़ोसी राज्यों से चौथ लेते थे। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये स्वराज्य क्षेत्र था, मतलब ये खुद का उनका क्षेत्र था जहाँ मराठा सरदार शासन करते थे, और ये मराठा सरदारों से लिया जाने वाला कर था सरदेशमुखी, जो कि उन सरदारों की आय का 10% होता था, और ये सीधे छत्रपति को जाता था, जिसका कोई भी बंटवारा नहीं होता था। वहीं पड़ोसी राज्यों से जो वसूला जाता था चौथ को हम भयभीत करके वसूला जाना वाला कर भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग पड़ोसी राज्यों पर हमला कर देते थे। अगर वो इनको चौथ देते हैं तो वो हमला करने से ना करने की गारंटी देते थे, तो इसको आक्रमण या लूटपाट न करने की गारंटी के बदले कर भी कहा जाता है। ये उस राज्य की आय का 25% होता था, मतलब ये पड़ोसी राज्यों पर लूटपाट भी कर देते थे। अगर वो चौथ नहीं दे रहे हैं तो उनको लूटपाट हम नहीं करेंगे ऐसा वादा करते थे, तो आप चौथ दीजिए। ठीक है, चौथ का विभाजन कैसे होता था? देखिए चौथ का विभाजन 4 जगह होता था, जिसमें है मोकास, बाबती, सहोदरा और नागकोंडा। मोकास में 66% हिस्सा जिसके नेतृत्व में सेना गई थी उसको मिलता था। बाबती में 25% जो हिस्सा था वो छत्रपति को मिलता था, और सहोदरा के अंतर्गत 6% हिस्सा सचिव को, और नादगोंडा 3% हिस्सा जो था छत्रपति के विवेक पर निर्भर करता था। ठीक, अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो सिंध एवं पंजाब पर अंग्रेज़ों की कैसे विजय हुई, जिसमें हम पंजाब में पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। ठीक है, और हम अंग्रेज़ों ने कैसे उन पर विजय प्राप्त की सिख साम्राज्य पर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके साथ इस क्लास का समापन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।